नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम समझेंगे अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश को करने का सही तरीका। क्योंकि ये दोनों ही प्रश्न ऐसे हैं जो कि छोटी कक्षाओं से लेकर के और आगे 12वीं पास करने के बाद जब आप आगे प्रतियोगिताओं में भी बैठते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। यह बात अलग है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी भाषा का स्तर बदलता चला जाता है। भाषा थोड़ी सी कठिन होती चली जाती है, लेकिन इन्हें करने का तरीका नहीं बदलता। तो ये जो अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश हैं, इन्हें करने के लिए कई बार तो विकल्प दिए होते हैं और कई बार नहीं दिए होते, हमें स्वयं लिखने होते हैं। अब दोनों ही स्थितियों में इन्हें करने का सही तरीका क्या है उसे आज हम समझेंगे। क्योंकि अब तो सीबीएसई की परीक्षा में भी, चाहे वो हिंदी ऐच्छिक हो या फिर हिंदी आधार यानी इलेक्टिव या कोर, कैसी भी हिंदी हो, दोनों में ही ये अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश विकल्प सहित आने लगे हैं। लेकिन पहले पिछले वर्ष तक बिना विकल्प के आते थे। आगे चलकर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी दोनों तरह से पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ही तरीके बताऊंगी यहाँ पर, जिससे कि आप इन प्रश्नों को पूरा अच्छी तरह से कर सकें। और विशेषकर 12वीं की परीक्षा में अभी 10 अंक का अपठित गद्यांश और 8 अंक का अपठित पद्यांश आने वाला है। आप ये अपने 18 नंबर तो बिल्कुल ही पक्के कर लें। इसके लिए आपको मैं ध्यान रखने योग्य मुख्य बिंदु बताने के साथ साथ कुछ उदाहरण दे करके इसे स्पष्ट करूँगी, ताकि आप यह जान पाएँ कि हमें किस किस बात पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो शुरू कर। बच्चों, अपठित गद्यांश होता है वही है जो पहले से पढ़ा हुआ ना हो, क्योंकि इसमें अ प्लस पठित जुड़ा है। यानी नहीं, पठित यानी पढ़ा हुआ। जब हमने पहले से पढ़ नहीं रखा तो हमें उसके प्रश्नों के उत्तर छांटने के लिए पूरा ध्यान भी लगाना होगा और थोड़ी सी ट्रिक भी अपनानी होगी। तो ये अपठित गद्यांश दो तरह के आ सकते हैं। एक तो विकल्प रहित, यानी जिसमें हमें स्वयं से उत्तर लिखना होता है। प्रश्न दिए होते हैं और उत्तर हमें उस गद्यांश में से छांट कर लिखना होता है। और दूसरा है बहु विकल्प सहित, यानी एक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए होंगे, उन्हीं विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटना होगा। तो पहले मैं बात करती हूँ जब हमें विकल्प नहीं दिए गए। विकल्प रहित अपठित गद्यांश को करते समय क्या क्या ध्यान रखेंगे। एक तो आप गद्यांश को पढ़ना शुरू करने से पहले उसके प्रश्नों पर जरूर नजर डाल लें और उसके बाद आप गद्यांश को पढ़ना शुरू करें। दूसरी बात, प्रश्न से संबंधित बात जैसे ही आपको दिखे तुरंत उसे रेखांकित करते हुए आगे बढ़ जाएं। और तीसरी बात है, प्रश्न का उत्तर सदैव उसी रूप में दें जिस रूप में प्रश्न पूछा गया हो। गद्यांश में दी गई हूबहू भाषा अथवा शब्दावली का प्रयोग ना करके उसे अपने शब्दों में उत्तर दें। अगला ध्यान रखने लायक बात क्या है कि प्रश्नों को पहले पढ़ लेने का लाभ यह रहता है कि हमारा ध्यान सीधे उनसे संबंधित वाक्यों पर ही जाता है, जिससे कि हमारे समय की बचत होती है। वरना आपको कम से कम 2 बार गद्यांश पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के समझ आएगा। पर पहले यदि प्रश्नों को हम देख लेते हैं तो हमारा एक ही बार पढ़ने से काम चल जाता है। और फिर अगला बिंदु क्या है कि यदि गद्यांश का शीर्षक लिखने को कहा जाए तो वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, केवल 2 से लेकर 4 शब्दों के बीच में, यानी 2, 3 या 4 शब्दों तक हो सकता है बस। और साथ में जो शब्द गद्यांश में बार बार आ रहा हो वह मूल विषय से संबंधित शीर्षक को ही छांटा जाता है। और अगला बिंदु है कि प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में दी गई सामग्री के आधार पर दिए जाते हैं, ना कि अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, क्योंकि हमें केवल उसी गद्यांश में से ही छांट करके उसे अपने शब्दों में उत्तर देना होता है। और साथ ही एक और बिंदु है ध्यान रखने लायक कि यदि प्रश्न के 2 भाग हों तो आपको उत्तर के भी 2 भाग ही देने चाहिए। प्रश्न के अंक के आधार पर अपने उत्तर की लंबाई अथवा विस्तार को रखें। यह तो तब है जब आपको प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखने हैं। अब यदि आपको पहले से ही 4 विकल्प दिए गए हैं
तो उनमें से उत्तर छांटना और अधिक सरल हो जाता है। ध्यान अब भी यही रखना है, पहले हम प्रश्न देखेंगे, उसके बाद हम गद्यांश को पढ़ेंगे और साथ ही साथ प्रश्नों से संबंधित बातें आने पर हम उन्हें रेखांकित करते चलेंगे। लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से ध्यान रखने लायक बात है वो ये कि गद्यांश का मूल भाव अथवा वर्ण विषय समझने का प्रयास करना है, क्योंकि शीर्षक भी प्राय इसी से संबंधित होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें वह ये कि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनते समय लेखक की दृष्टि के विचार को देखें, लेखक की दृष्टि से ही आप विचार करें, क्योंकि उत्तर हमें अपठित गद्यांश में से ही छांटना है। इसमें स्वयं की विचार दृष्टि न रखें। क्यों? क्योंकि जो 4 विकल्प दिए गए होते हैं वे लगभग आपस में मिलते जुलते से होते हैं, बिल्कुल मामूली मामूली सा उनमें अंतर होता है। तो आप यह देखेंगे कि लेखक क्या कहना चाह रहा है, वह किस दृष्टि से बात कर रहा है, उसी के अनुरूप ही हमें उत्तर छांटना होगा। तो बच्चों चलिए इस बात को एक उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। आपके सामने यह एक अपठित गद्यांश है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा अपठित गद्यांश को पूरा पढ़ने से पहले हम एक बार इसके प्रश्नों पर नजर डालेंगे। इसमें पहला प्रश्न नीचे देखिए क्या लिखा है, उपरोक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है। यानी एक तो हमें इसकी विषय वस्तु को समझना होगा। अब दूसरा प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है वह है पूर्णबंदी लागू क्यों की गई। तीसरा, हमें बच्चों और बुजुर्गों की चिंता क्यों है। अगला प्रश्न है स्कूली शिक्षा को जारी रखने की कोशिश क्यों की जा रही है। ऑनलाइन शिक्षा एक चुनौती कैसे है। शिक्षकों ने तकनीक को खुले दिल से क्यों सीखा। महामारी के समय में भी शिक्षकों ने शिक्षक होने का बोध कराया है कैसे। जीवन की सहजता के बाधित होने से आप क्या समझते हैं। भारत में नियम कानून लागू करना चुनौती क्यों है और लोगों के जीवन में ऊहापोह की स्थिति कैसे आ गई। अब इन सब प्रश्नों को पढ़ने में हमें 1 मिनट से भी कम समय लगा, लेकिन इससे हमें यह अंदाजा हो गया कि इस गद्यांश में हमसे पूर्णबंदी के बारे में यानी लॉकडाउन के बारे में पूछा जाने वाला है। बच्चों और बुजुर्गों की चिंता के बारे में पूछा जा रहा है। साथ ही साथ इस दौरान जो ऑनलाइन शिक्षा चल रही है वह कैसे एक चुनौती है और शिक्षकों ने इसे किस रूप में लिया है। और इस महामारी के दौरान शिक्षकों ने शिक्षक होने का बोध कैसे कराया। यानी हमें कुछ कुछ अंदाजा हो गया कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अब हम इन्हीं प्रश्नों के आधार पर देखते हुए अपने गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ते समय बच्चों जब इस गद्यांश में उन प्रश्नों से संबंधित कोई भी बात नजर आएगी हम उसे साथ साथ अंडरलाइन करते चलेंगे, रेखांकित करते चलेंगे, ताकि उत्तर ढूंढने में हमें आसानी हो जाए। अब देखिए ये गद्यांश क्या है। दुनिया शायद अभी तक के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। मौजूदा दौर की महामारी ने हर किसी के जीवन में हलचल मचा दी है। अब यहीं रुक करके देखिए, यहाँ पर आ गई वह बात कि महामारी ने जीवन में हलचल मचा दी है। इस पर महामारी ने जीवन की सहजता को पूरी तरह से बाधित कर दिया है। यानी किसने बाधित किया है? महामारी ने। समझ रहे हैं ना आप। भारत में इतनी अधिक आबादी है कि इसमें किसी नियम कायदे को पूरी तरह से अमल में लाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट हो रहा है कि भारत की आबादी की वजह से नियम कानून को लागू करना आसान नहीं रहा। यही एक चुनौती, यह भी बात आ गई। इसमें महामारी के संक्रमण को रोकने के मकसद से पूर्णबंदी लागू की गई। अब पूर्णबंदी क्यों लागू की गई यह भी बात स्पष्ट हो रही है कि महामारी को रोकने के मकसद से, और इसे कमोबेश कामयाबी के साथ अमल में भी लाया गया। लेकिन यह सच है कि जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं उससे लड़ने में मुख्य रूप से हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की ही बड़ी भूमिका है। यहाँ पर यह स्पष्ट हो रहा है ना कि महामारी से लड़ने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता की। लेकिन असली चिंता बच्चों और बुजुर्गों की ही आती है। सबसे बड़ी चिंता किसकी है? असली चिंता है बच्चों और बुजुर्गों की। इस मामले में ज्यादातर नागरिकों ने
जागरूकता और सहज बोध की वजह से जरूरी सावधानी बरती है, लेकिन इसके समानांतर दूसरी कई समस्याएं खड़ी हुई हैं। मसलन आर्थिक गतिविधियां जिस बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, उसने बहुत सारे लोगों के सामने संकट और ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। नीचे प्रश्नों में एक जगह आया था ऊहापोह की स्थिति क्यों हुई, तो उसका उत्तर यहीं से हमें मिल रहा है। आर्थिक गतिविधियां जिस बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, उसने बहुत सारे लोगों के सामने संकट और ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। हम केवल अभी अंडरलाइन करते हुए चल रहे हैं बच्चों, बाद में इसी में से उत्तर ढूंढेंगे कि कौन सा प्रश्न का कहाँ उत्तर बन रहा है। एक तरफ नौकरी और उसकी तनख्वाह पर निर्भर लोगों की लाचारी यह है कि उनके सामने यह आश्वासन था कि नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, वेतन नहीं रोका जाएगा। वहीं उनके साथ हुआ उल्टा, नौकरी गई, कई जगहों पर तनख्वाह नहीं मिली या कटौती की गई और किराए के घर तक छोड़ने की नौबत आ गई। इस महामारी का दूसरा असर शिक्षा जगत पर पड़ा है। उसका तार्किक समाधान कैसे होगा, ये लोगों के लिए समझना मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ से शिक्षा की भी बात शुरू हो गई है जो हमारे प्रश्नों में थी ना, तो यहाँ शिक्षा के बारे में बताया जाने लगा है। खास तौर पर स्कूली शिक्षा पूरी तरह से बाधित होती दिख रही है। यूँ इसमें किए गए वैकल्पिक इंतजामों की वजह से स्कूल भले बंद हों, लेकिन शिक्षा को जारी रखने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर यह समझ आ रहा है कि महामारी के कारण जब स्कूल बंद हो गए तो वैकल्पिक व्यवस्था करके शिक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और क्या प्रयास किए जा रहे हैं ये देखिए। स्कूल बंद होने पर बहुत सारे शिक्षकों को वेतन की चिंता प्राथमिक नहीं थी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आ रही है कि शिक्षकों की वेतन की चिंता प्राथमिक नहीं थी, बच्चों के भविष्य की चिंता उन्हें सता रही है। तो यहाँ से भी प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा। हालांकि एक खासी तादाद उन बच्चों की है जो लैपटॉप या स्मार्टफोन के साथ जीते हैं, लेकिन दूसरी ओर बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता। यानी यहाँ शिक्षकों की अयोग्यता निर्धारित हो रही है। अकुशलता, अयोग्यता तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो योग्य हैं तभी शिक्षक हैं, लेकिन यहाँ अकुशलता जरूर है। क्यों? क्योंकि उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या देखिए, ऑनलाइन कक्षाएं लेने की। सबने हार नहीं मानी और तकनीक को खुले दिल से सीखा। इस तरह फिलहाल जो सीमा है उसमें पढ़ाई लिखाई को जारी रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो आपने ये गद्यांश पढ़ा। अब इसके आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर छांटते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर आधारित है। इसमें दो विकल्प तो ये सामने दिख रहे हैं, बेरोजगारी, शिक्षा की समस्या। बाकी अगले दो विकल्प अगले पेज पर हैं, वो भी देख लेते हैं हम। देखिए बाकी के दो विकल्प क्या बताए गए, आर्थिक संकट और महामारी का प्रभाव। तो इसके लिए तो मुझे वापस गद्यांश की ओर जाने की जरूरत ही नहीं, आप समझ चुके होंगे कि कौन सा प्रभाव था, महामारी का प्रभाव। ये चौथे वाला विकल्प ही सही है। फिर अगला प्रश्न है, पूर्णबंदी लागू क्यों की गई। चार विकल्प हैं, संक्रमण को रोकने के लिए, लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए, नियम लागू करने के लिए, या लोगों द्वारा नियम नहीं मानने के कारण। यह हमने ऊपर गद्यांश में पढ़ा था, अंडरलाइन किया था, संक्रमण को रोकने के लिए। यदि आप कहीं पर इस तरह से अटक जाएं, ना समझ में आए, तो आप वापस चले जाइए उस गद्यांश में अंडरलाइन की हुई बातों को दोबारा से देख लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि पूर्णबंदी लागू क्यों की गई। ये देखिए इसमें हमने अंडरलाइन कर रखा है कि ये जो पंक्ति है, इस महामारी के संक्रमण को रोकने के मकसद से पूर्णबंदी लागू की गई। तो मतलब साफ है ना कि महामारी को के संक्रमण को रोकना ही हमारा मकसद था। तो प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया। अब देखिए बच्चों तीसरा प्रश्न, हमें बच्चों और बुजुर्गों की चिंता क्यों है। चार विकल्प दिए गए हैं, कमजोर और अक्षम होने के कारण, प्रतिरोधक क्षमता के अभाव के कारण, अधिक बीमार रहने के कारण, या बीमारी का अधिक प्रभाव पड़ने के कारण। तो आप समझ गए होंगे, ये भी हमने अंडरलाइन किया था।
प्रतिरोधक क्षमता के अभाव के कारण। यदि हमें सीधे सीधे समझ में आ रहा है उत्तर, तब तो कोई ज़रूरत नहीं वापस जाने की, वरना अगर कहीं भी हमें कुछ भी कंफ्यूजन होता है, असमंजस होता है, तो हम दोबारा से उसी गद्यांश पर जाएंगे और देखेंगे कि ये पंक्ति हमें कहाँ मिल रही है और उसमें क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, स्कूली शिक्षा को जारी रखने की कोशिश क्यों की जा रही है? प्राइवेट स्कूल के दबाव के कारण, शिक्षा जारी रखने के कारण, बच्चों की चिंता के कारण, या शिक्षकों के वेतन के लिए? तो यह तो मैंने विशेष रूप से बताया था, अंडरलाइन करते इसमें, बच्चों की चिंता के कारण, तीसरा विकल्प। चौथा प्रश्न देखिए, ऑनलाइन शिक्षा एक चुनौती कैसे है? शिक्षक की अकुशलता के कारण, तकनीकी रूप से योग्य नहीं होना, साधन नहीं होने के कारण, या अभिभावकों की रुचि नहीं होना। तो यह आप समझ गए होंगे जिस पंक्ति में आया था कि उन्हें कंप्यूटर चलाना नहीं आता, यानी शिक्षक की अकुशलता के कारण ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए वे कुशल नहीं थे, उन्हें ऑनलाइन शिक्षा देने की तकनीक नहीं आती थी, तो इसीलिए शिक्षक की अकुशलता के कारण। अगला प्रश्न, शिक्षकों ने तकनीक को खुले दिल से क्यों सीखा? ऑनलाइन पढ़ाने की मजबूरी के कारण, अपनी सैलरी के कारण, बच्चों की चिंता के कारण, या अभिभावकों के भय से? तो आप समझ गए होंगे तीसरे वाला उत्तर आया, क्योंकि यह पहले ही हमने अंडरलाइन किया है। यदि फिर भी थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो एक बार आप दोबारा देख लीजिए कि गद्यांश में क्या है। देखिए, हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया था, स्कूल बंद होने पर बहुत सारे शिक्षकों को वेतन की चिंता प्राथमिक नहीं थी, बच्चों के भविष्य की चिंता उन्हें सता रही थी। तो मतलब साफ है ना कि इसका विकल्प कौन से वाला सही है? बच्चों की चिंता के कारण। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, महामारी के समय में भी शिक्षकों ने शिक्षक होने का बोध कराया है, कैसे? बच्चों की शिक्षा की चिंता द्वारा, अपनी नौकरी की चिंता द्वारा, अपनी सैलरी की चिंता द्वारा, या तकनीक सीखने की हिम्मत द्वारा? तो स्पष्ट है पहला विकल्प, बच्चों की शिक्षा की चिंता द्वारा। अगला प्रश्न, जीवन की सहजता के बाधित होने से आप क्या समझते हैं? सहजता के बाधित होने से मतलब है कि जो हमारा जीवन सरलता पूर्वक, आसानी से, एक सामान्य ढंग से चल रहा था, वह नहीं चल पाया, हमें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, हमें जीवन में अपनी छोटे छोटे कामों के लिए भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो उस बात की ये यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो चार विकल्प क्या हैं? जीवन में कठिनाइयों की उत्पन्न हो जाना, या जीवन में संकट उत्पन्न हो जाना, या जीवन में संघर्ष का बढ़ जाना, या जीवन में आराम नहीं होना। देखिए, हैं चारों ही लगभग मिलते जुलते से, बहुत मामूली अंतर वाले, लेकिन हमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि जीवन में संघर्ष बढ़ गया, हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत अधिक स्ट्रगल करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। तब इसका उत्तर हमारा तीसरे वाला सही निकलता है। और अगला प्रश्न है, भारत में नियम कानून लागू करना चुनौती क्यों है? लोग अधिक होने से, अनपढ़ होने से, नियम नहीं मानने से, या नियम कानून की समझ नहीं होने से? तो बच्चों, अब इससे आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि जरूरी नहीं कि शुरू के उत्तर शुरू में और बाद वाले उत्तर बाद में ही मिले। यह उत्तर हमें गद्यांश में काफ़ी पहले ही मिल गया था कि भारत में आबादी अधिक होने के कारण नियम कानून को अमल में लाना आसान नहीं है, ऐसा था ना उसमें। तो यानी क्या उत्तर बनेगा इसका? विकल्प सही बनेगा, लोग अधिक होने से, पहला विकल्प। अगला प्रश्न है, लोगों के जीवन में ऊहापोह की स्थिति कैसे आ गई? महामारी आ जाने से, आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाने से, नौकरी चले जाने से, या तनख्वाह नहीं मिलने से? इसके लिए वापस चलें क्या हम पिछले वाले गद्यांश? ये देखिए, जो हमने अंडरलाइन कर रखी है उसमें क्या है कि मसलन आर्थिक गतिविधियां जिस बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, उसने बहुत सारे लोगों के सामने संकट और ऊहापोह की स्थिति पैदा कर दी है। तो मतलब साफ हुआ कि ऊहापोह की स्थिति क्यों हुई? आर्थिक संकट की वजह से। तो इसी से ही हमें विकल्प मिल गया अपना। कौन सा विकल्प बनेगा? दूसरे वाला।
आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाने से। तो इस तरह बच्चों आप अपठित गद्यांश में दिए गए विकल्पों में से भी सही उत्तर छांट सकते हैं, और यदि आपको स्वयं उत्तर लिखने के लिए दे दिए जाएं तो भी लिख सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और उसका विषय मूल भाव समझने का प्रयास करना है। अब हम बात करते हैं अपठित पद्यांश की। यदि हमें विकल्प ना दिए गए हों और स्वयं प्रश्नों के उत्तर छांट करके लिखने हों तो हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पद्यांश पढ़ने से पहले एक बार प्रश्नों पर नजर डालेंगे। दूसरा, पद्यांश पढ़ते हुए प्रश्न से संबंधित कविता की पंक्तियों को रेखांकित करते चलेंगे। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर गद्य में लिखेंगे, ना कि कविता के रूप में, क्योंकि प्रश्न भी गद्य में ही लिखे होते हैं। और अगला है कि पद्यांश को पढ़ते हुए अभिधार्थ की अपेक्षा कविता का मूल भाव अथवा वर्ण्य विषय समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि होता क्या है, कई बार शब्दों के अर्थ कुछ निकल रहे हैं परंतु उनके पीछे छिपा हुआ भाव कुछ और होता है, प्रतीक कुछ और होते हैं। तो हमें मूल भाव को समझना है, केवल शब्दों के अर्थ नहीं लेने। और कठिन शब्दों के अर्थ ना आने पर भी पंक्ति के आधार पर भाव ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। और गद्यांश का शीर्षक यदि लिखने को आ जाए तो वह कविता के मूल भाव के आधार पर 2 या 3 शब्दों का ही रखेंगे। परंतु यदि हमें विकल्प दिए हुए हों, उनमें से छांटना हो, तो उसके लिए भी पहले प्रश्नों पर नजर डाल लें, बाद में पद्यांश को पढ़ें, फिर पद्यांश में प्रश्नों से संबंधित बातों को रेखांकित कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनते समय कवि की दृष्टि और कविता का मूल भाव ध्यान में रखें, केवल शब्दों के अर्थ पर ना जाएं। तो अब हम देख लेते हैं अपठित पद्यांश को कैसे हल करना है। तो उसके लिए भी आपके समक्ष यह एक अपठित पद्यांश है, परंतु वही पुरानी बात कि इसे पढ़ने से पहले हम अगले पेज पर इसके प्रश्नों पर पहले नजर डालते हैं। तो ये देखिए, इसमें पद्यांश के अंत में 5 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, उपरोक्त काव्यांश का वर्ण्य विषय क्या है। वर्ण्य विषय मतलब मूल भाव क्या है इसके अंदर। तो वह तो हम जब काव्यांश को पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, परंतु साथ ही साथ ये दिया गया प्रकृति, बादल, पावस, ऋतु, जनजीवन, यानी इन चारों बिंदुओं के मद्देनजर इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमें पद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। अगला है, कवि बार बार किससे प्रश्न कर रहा है। और उससे अगला, मानव की ध्वनि सुनकर पल में गली गली में मंडराते हैं, पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा है। अगला, सूखे बसन हिया भीगा है का अर्थ क्या है। और अगला प्रश्न है, केली बनी है खड़ी निशा है का अर्थ है। अब इन प्रश्नों को दिमाग में रखते हुए हम वापस चलते हैं पद्यांश की और उसका भाव समझते हैं, और उसके पश्चात हम इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। लेकिन हो सकता है बच्चों कि कुछ शब्द ऐसे भी हों जिनके हमें अर्थ ना आते हों। यदि कोई ऐसा शब्द है जिसका अर्थ हम नहीं जानते तो हम पूरी पंक्ति को ध्यान से पढ़ेंगे। इससे पहले वाली और बाद वाली पंक्तियों को पढ़ करके थोड़ा सा दिमाग के अंदर एक छवि उभर आती है, कुछ अंदाजा हो जाता है कि ये किसके बारे में कहा गया है। तो उसी से ही हम मिलता जुलता फिर अर्थ ग्रहण करके अपनी बात को समझेंगे। अब जैसे यहाँ पर पद्यांश देखिए, दूर दूर से आते हैं घन लिपट शैल में छा जाते हैं। यहाँ पर घन का अर्थ क्या है, हम सभी जानते हैं बादल, और शैल यानी पर्वत, पहाड़ों में दूर दूर से बादल आते हैं और पहाड़ों में वो छा जाते हैं। मानव की ध्वनि सुनकर पल में गली गली में मंडराते हैं। या कौन मंडरा रहा है, बादल मंडरा रहे हैं। वैसे मंडराना इंसानों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यह बादलों के लिए प्रयोग हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इंसान की तरह बादलों के लिए कहा जा रहा है, यानी यह मानवीकरण अलंकार हो गया। जग में मधुर पुरातन परिचय श्याम घरों में घुस आते हैं, यानी उन बादलों का इंसान से संसार में बहुत पुराना परिचय है और वे इंसानों के घरों में श्याम यानी काले काले बादल घुस जाते हैं। है ऐसी ही कथा मनोहर उन्हें देख गिरिवर गाते हैं। अब इनकी ये मन को हरने वाली, मन को अच्छी लगने वाली कथा जो है
गिरिवर, गिरिवर यानी पहाड़ों में श्रेष्ठ हो जो, यानी बड़े बड़े पहाड़ गाते हैं। ममता का यह भोगा अंचल, हम जग में फिर कब पाते हैं। अश्रु छोड़ मानस को समझा, इसीलिए विरह गाते हैं, विरही गाते हैं। विरही का मतलब विरह के गीत, और मानस क्या होता है? मनुष्य। सुख दुख के मधुकटु अनुभव को उठो हृदय, फुइयों से धोलो, तुम्हें बुलाने आया सामन, चलो चलो अब बंधन खोलो। यानी कहने का अभिप्राय क्या है कि हमारे जो सुख दुख के मीठे या कड़वे अनुभव हैं, उन सबको तुम धो डालो। और धोने के लिए क्या आ गया हमारे पास? सावन का महीना आ गया है। चलो चलो अब बंधन खोलो, पवन चला पथ में है नदियां, उछल साथ में तुम भी हो लो, प्रेम पर्व में जगा पपीहा। प्रेम पर्व क्या होता है? प्रेम का त्योहार, यानी प्यार जगाने वाला। तुम कल्याणी वाणी बोलो, आज दिवस कलरव बन आया, केली बनी है खड़ी निशा है। केली, केली माने वैसे तो होता है सहेली, जो हमारे साथ रहे जब हम किसी सोच में पूरी तरह से निमग्न हो, डूबे हुए हो, उस समय रात्रि अपने पूरे जोर शोर से हमारे साथ खड़ी हो, अपने चरम शिखर पर स्थित होकर खड़ी हो, तो वह हमारी सहेली बनके, सखी बनके, यानी हमें अकेलापन नहीं महसूस होने देती, ऐसी रात्रि है। निशा का अर्थ क्या है? रात्रि। हेर हेर अनुपम बूंदों को जगी झड़ी में दिशा दिशा है, यानी ये जो वर्षा की अनुपम बूंदें हैं, उनकी झड़ी लगी हुई है हर दिशा में, बूंद बूंद बन उतर रही है, यह मेरी कल्पना मनोहर। और मेरी कल्पना में ये मनोहर वर्षा की बूंदें जो हैं वो बूंद बूंद करके उतर रही हैं। घटा नहीं प्रेमी मानस में, प्रेम बरस बस रहा उमड़ उमड़ कर। अब मनुष्य के हृदय में ये प्रेम जो है वो उमड़ उमड़ कर बस चुका है। भ्रांति भ्रांति यह नहीं दामिनी, दामिनी मतलब बिजली। याद हुई बातें अब सर पर तर्जन नहीं, आज गूंजा है जड़ जग का गूंजा अभ्यंतर। अभ्यंतर होता है मनुष्य के भीतर। इतने ऊंचे शैल शिखर पर, इतने ऊंचे ऊंचे पर्वतों की चोटियों पर, सूखे वसन हिया भीगा है, इसकी चिंता हमें पड़ी है। वसन क्या होता है? कपड़े, और हिये माने हृदय, कि हमारे कपड़े तो अभी तक सूखे हैं लेकिन हृदय पूरी तरह से भीग गया है इस पावस ऋतु के कारण, इस वर्षा ऋतु के कारण। इसकी चिंता हमें पड़ी है। बोल सरोवर इस पावस में, आज तुम्हारा कवि क्या गाए। यहाँ पे सरोवर से कवि पूछ रहे हैं, यहाँ भी मानवीकरण अलंकार ही है कि इस पावस ऋतु में कवि क्या गीत गाए। कह दे श्रृंग सरस रुचि अपनी, निर्जर यह क्या तान सुनाए। श्रृंग मतलब वही पर्वत की चोटियों को ही कहा गया कि अपनी रुचि बता दो, और निर्झर, निर्झर माने होते झरने, कि झरनों तुम भी बता दो कि कवि आज तुम्हें कौन सी तान सुनाए। बाहें उठाकर मिलो शाल, ये दूर देश से झोंके आए शाल। शाल ऊंचे ऊंचे वृक्षों के ही नाम है, ये तो एक वृक्ष का नाम होता है शाल, कि शाल वृक्ष तुम भी अपनी बाहें उठाकर, यानी पूरे ऊपर अपनी टहनियों को फैला करके ये इनसे मिल लो जो दूर देश से बादल आए हुए हैं। रही झड़ी की बात कठिन, ये कौन हठीली को समझाए। अजब शोक ये बूंदा बांदी, पत्तों में घनश्याम बसा है। घनश्याम वही काले काले बादल ही हो गए। झाके इन बूंदों से सारे, इस रिमझिम में चांद हंसा है। जिए कहता है मचल मचल कर, अपना बेड़ा पार करेंगे। ये कहता है जागो लोचन, पत्थर को भी प्यार करेंगे। ऐसे मौसम में जब रिमझिम बरस रही हैं बूंदें, उस समय हृदय, जिए का अर्थ क्या है? हृदय, हमारा जीव, हमारा हृदय मचल मचल कर ये कहता है कि हम अपना बेड़ा पार करेंगे। मुहावरा है बेड़ा पार होना, बेड़ा पार करेंगे, अपने सारे काम सिद्ध करेंगे। और हृदय ये कहता है कि हे लोचन जागो, लोचन माने आंखें, नेत्र, कि अपनी आंखें खोलो और पत्थर को भी प्यार करेंगे। यानी जिस किसी से हमने अभी तक प्यार नहीं किया, कठोर लोगों से भी हम प्यार करेंगे, जो हमारे हित में नहीं है उनसे भी हम प्यार करेंगे। तो इस प्रकार हमने एक बार को कविता का भाव समझ लिया।
और जब भाव समझ में आ जाता है तो उत्तर देना आसान हो जाता है। अब इसके प्रश्नों को देखिए। हाँ, तो बच्चों पहला प्रश्न देखते हैं। उपरोक्त काव्यांश का वर्ण्य विषय क्या है? प्रकृति, बादल, पावस ऋतु या जनजीवन। हमने अभी पद्यांश में पढ़ा, पूरे पद्यांश में पावस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता का चित्रण हो रहा था। तो कौन सी ऋतु की बात चल रही है? पूरे के पूरे पद्यांश में वर्षा ऋतु की तो बात हुई है, इसलिए तीसरे वाला इसका विकल्प जो है वो सही होगा, पावस ऋतु। अगला है, कवि बार बार किससे प्रश्न कर रहा है? बादल से, प्रकृति से, पहाड़ से या नदी से। अब इसमें कवि ने बादलों से भी बात की है, पहाड़ों से भी की है, नदी से भी की है, लेकिन हमें ये पता है ये सारे के सारे, ये तीनों ही चीजें प्रकृति में शामिल हो जाती हैं। यानी प्रकृति ऐसा शब्द है जो बादल, पहाड़, नदी सबको अपने अंदर समाहित कर रहा है। तो इसीलिए इसमें सबसे उपयुक्त कौन सा विकल्प बनेगा? दूसरा, प्रकृति से। तो हमें यही देखना है कि जब एक दूसरे से मिलते जुलते बहुत ही मामूली अंतर वाले विकल्प दिए होते हैं तो वह छांटें जो कि पूरे के पूरे पद्यांश को अपने अंदर समाहित कर ले, और कवि की जो यहाँ पर दृष्टि है, कवि वास्तव में जिससे प्रश्न कर रहा है वो हमारा उत्तर मिल जाए। तो प्रकृति शब्द ले लेने से उसमें बादल, पहाड़, नदियां अपने आप ही समाहित हो जाएंगी। अगला प्रश्न है, मानव की ध्वनि सुनकर पल में गली गली में मंडराते हैं, पंक्ति में निहित अलंकार है। ये तो हमने पहले ही चर्चा कर ली थी, मानवीकरण, क्योंकि बादलों को मानवों की तरह कहा गया, मनुष्य की तरह कहा गया। अगला प्रश्न, सूखे वसन हिया भीगा है का अर्थ है? वसन माने कपड़े था, ये माने हृदय था। तो कौन से वाला सही विकल्प लग रहा है? पैर भीगे हैं परंतु हाथ सूखे हैं, अभ्यंतर हृदय भीग गया है किंतु कपड़े सूखे हैं, तन ऊपर से भीग गया किंतु मन सूखा ही रह गया, मैदान भीगे हैं परंतु पहाड़ों पर मूसलाधार वृष्टि हो रही है। कौन सा सही उत्तर नजर आ रहा है? ये दूसरे वाला, जिसमें कहा गया अभ्यंतर हृदय यानी अंदर से दिल भीग गया परंतु कपड़े सूखे हैं। पांचवा प्रश्न, केली बनी है यह खड़ी निशा है का अर्थ है? चार विकल्प, रजनी उपहास व केड़ा कर रही है, राका केले के वृक्ष की भांति रास्ता रोके खड़ी है, रात्रि अपनी छटा के साथ चरम पर पहुंचकर खड़ी है, विभावरी फूलों के हार की भांति खड़े हो स्वागत कर रही है। तो अब बताइए कौन से वाला विकल्प सही नजर आ रहा है? रात्रि अपनी छटा के चरम पर पहुंचकर खड़ी है, तीसरे वाला विकल्प इसमें सही नजर आता है। तो इस प्रकार बच्चों आप अपठित पद्यांश को भी छाट सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सही पेपर में तभी कर पाएंगे जब इस तरह से आप और अधिक अपठित गद्यांश और पद्यांशों का अभ्यास करें। कम से कम आप 10 अपठित गद्यांश, 10 अपठित पद्यांश अपने आप से पढ़ करके देखिए, फिर पेपर में आपका कोई भी अंक कट जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिर आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। हाँ, तो बच्चों आपको ये तरीका समझ में आया? यदि आ गया तो अब आप विभिन्न सैंपल पेपरों के अपठित गद्यांश और पद्यांश को पढ़ करके स्वयं ही अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और ये अंक पूरे के पूरे आपने प्राप्त करने ही हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।